ओके चलिए, तो अब उसके आगे हम लोग शुरू करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। याद है सभी को क्या था इंटरनेशनल रिसोर्स? हम पूछ रहे हैं, हम जाए ना फिर? हाँ ठीक है, जा रहे हैं। ओके बाबू रश्मि वर्मा। ओके तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो डिफिनेशंस की अभी बात नहीं हो रही है, अभी आगे हम लोग समझते हैं। कल इंटरनेशनल रिसोर्स तक हम लोग पहुंच चुके थे, हमारे क्लास में हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्स तक समझ चुके थे इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है। ठीक है, और इसमें ऐसा आया था कि अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा उससे 200 नॉटिकल माइल्स के आगे का जो एरिया होगा, ठीक है, उसके बाद का जो ओशियनिक एरिया होता है उसको हम लोग इंटरनेशनल वाटर रिजर्व जो होगा उसके हिसाब से मानते हैं, और उसको उसके अंदर मिलने वाले सारे के सारे रिसोर्सेज जो होते हैं वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो होंगे वो कहे जाते हैं। ठीक ना, ये चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। ओके अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को थोड़ा समझना है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक, वैसे ये आपके चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग को थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए कि एक एरिया होता है कोस्टल वाटर। कोस्टल वाटर समझ में आ रहा है? कोस्टल क्या होता है, कोस्ट क्या होता है, कोई बताएगा? कोस्ट क्या होता है? कोस्ट सिंपल से हिंदी कहा जाए तट, यानी कि वैसा एरिया जहां से सी जो होगा, सी स्टार्ट हो जा रहा है, बिगिन कर जा रहा है। ठीक ना, हाँ साइड फॉर सी, साइड फॉर सी, साइड तो नहीं है। ठीक, तो वो एरिया जो होगा, तो क्या होता है कि हर एक कंट्री के लिए अलग अलग, जैसे कि हमारे इंडिया का मैप अगर देखा जाए तो इंडिया का कोस्टल एरिया है उससे कुछ डिस्टेंस तक, अभी डिस्टेंस फिक्स नहीं है, ठीक ना, कुछ डिस्टेंस तक जो होगा हम लोग क्लियरिफाई करके रखते हैं कि इस डिस्टेंस तक सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही जाकर वहां पे क्या कर सकता है कि वहां पे ट्रेड कर सकता है, फिशिंग कर सकता है, ड्रिलिंग कर सकता है, वहां के माइन जो होगा उसको निकाल सकता है। ठीक है, तो वो जो एरिया हुआ जिसमें किसी खास कंट्री को राइट होता है, ठीक है, खास कंट्री को राइट, किसी गिवन कंट्री को राइट हुआ कि वो वहीं पे जाकर, एक एरिया में कभी भी दो कंट्री का राइट नहीं दिया जाता है, किसी एक ही कंट्री का राइट दिया जाएगा। दो कंट्री का दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर उन दोनों के बीच में जो होगा वो कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो एरिया जो होगा वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। इसका कोई लेंथ जस्टिफाइड नहीं है कि कितना दूर तक होगा, ठीक ना, कोई मेजरमेंट नहीं है, लेंथ जस्टिफाइड नहीं है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहां तक होगा ये डिपेंड करता है कि कितने दूरी के बाद जो होगा दूसरा कंट्री जो होगा बिगिन करेगा। ठीक, अब इसी में देखिए आप लोग को था इंटरनेशनल रिसोर्सेज में, तो इंडिया को राइट दिया गया है मैग्नीज नोड्यूल्स का माइनिंग करने का। ठीक है, फ्रॉम द बेड ऑफ इंडियन ओशियन फ्रॉम दैट एरिया विच लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इंडियन ओशियन में, क्योंकि इंडिया के नजदीक है, ठीक, तो इंडियन ओशियन में उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अलावा भी, ठीक ना, जहां पे उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन खत्म हो जाता है उसके बाद भी इंटरनेशनल रिसोर्सेज के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने राइट दिया है कि इंडिया जो है वहां से जाकर मैग्नीज नोड्यूल जो होगा वो निकाल सकते हैं, वहां से माइनिंग कर सकते हैं। ठीक ना, समझ में आ रही बात? कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। नहीं, पक्का नहीं? तो ये देखो, ये तुमको बस एक फैक्ट के रूप में याद रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है, कि इंडिया को मैग्नीज नोड्यूल्स निकालना है। ठीक है, कहां से, किस ओशियन से निकालता है इंडिया? इंडिया मैग्नीज नोड्यूल्स कहां से निकालते हैं? इंडियन ओशियन। और ये याद रखना है कि ये जो पार्ट है जहां से मैग्नीज नोड्यूल्स निकालते हैं, मैग्नीज की माइनिंग जो करते हैं, ठीक, ये उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर आता है। यस पिंकी बताइए। सर ये हम क्लास लेट से ज्वाइन किए हैं सर, थोड़ा पीछे वाला रिवाइज करवा ये दीजिए। बस फर्स्ट है, फर्स्ट स्लाइड है आज, बस पहला स्लाइड है ये। ठीक है, कल आप थी क्लास में? ओके, समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, थोड़ा बहुत तुम लोग को कंफ्यूज करने के लिए जो रिसोर्स आ रहा है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के आधार पे कौन डेवलप हो चुका है कौन डेवलप नहीं हुआ है, उसके लेवल पे जो होगा हम लोग रिसोर्सेज को क्लासिफाई करेंगे, और उसके तीन पार्ट होंगे, पोटेंशियल, एक्चुअल, स्टॉक। ठीक है, on the basis of status of development there are three types of resources:
पोटेंशियल रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज, स्टॉक, ये तीनों आपको नोट डाउन कर लेना है। और अगर कोई डिफाइन कर सकता है मेरे पढ़ाने से पहले आप लोग को इन तीनों के बारे में, तो प्लीज आगे आइए, डिफाइन कीजिए पोटेंशियल, एक्चुअल एंड स्टॉक को। कोई नहीं बताना चाह रहा है, किसी को नहीं पता है पोटेंशियल क्या होते हैं? रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज, जो यूज नहीं आए हैं। अच्छा चलो फराज बताना चाह रहे हैं, फराज बताइए। Sir, those resources that we not use today but we will use in the future. We don't use today but will use in the future. अच्छा ठीक है, ये डिफिनेशन याद रखना फराज। अंश, अंश बताइए। Sir, those resources which are found on place but not in use. मतलब यूज नहीं किया, वहाँ पे है पर उसका यूज नहीं किया जा रहा है, लेकिन यूज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, फाउंड एट प्लेसेस बट नॉट इन यूज। ओके यस यस सर। पिंकी योर टर्न। Those resources which are found in a region but have not utilized. ठीक, दो रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज्ड, यही कर रही हैं आप। ठीक, चलो सबके डिफिनेशन हमने ले लिया, अब थोड़ा बहुत समझा जाए। तो तुम लोग सुनते होगे ना क्लासरूम के अंदर कहा जाता है, कभी कभी तुम लोग को टीचर बोलते हैं कि इसके पास पोटेंशियल तो काफी अधिक है, ऐसे वर्ड्स आते हैं, इसके पास पोटेंशियल काफी अधिक है। ठीक, अब अगर पोटेंशियल काफी अधिक है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर आदमी यूटिलाइज कर रहा होता उस एनर्जी को, अगर तुम यूटिलाइज करते टोटली, तो कोई टीचर तुमको या कोई भी आदमी तुमको ये नहीं कहता कि पोटेंशियल तुम्हारा अधिक है। ठीक ना, तब वो कहता है कि हाँ इसकी एनर्जी काफी अधिक है। पोटेंशियल अधिक होने का मतलब क्या है? तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है कि तुम कर सकते हो बट तुम कर नहीं रहे हो। समझ में आ रही बात? जब भी हम लोग पोटेंशियल की बात करते हैं अपने लैंग्वेज के लिए, तो इसमें पोटेंशियल होने का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पास कैपेसिटी तो है बट तुम कर नहीं रहे। क्लियर हो रही बात? ठीक है, अब तुम्हारे पास जितना पोटेंशियल है उतना अगर तुम कर लो, जितना पोटेंशियल है उतना अगर कर लो तो एक्चुअल हो जाओगे। जितना पोटेंशियल है उतना अगर कर लो तो फिर तुम्हारे लिए हम पोटेंशियल नहीं वर्ड यूज करेंगे, हम बोलेंगे हाँ इसके पास एक्चुअल में एनर्जी है, एक्चुअल एनर्जी हो जाएगी आपकी। और वहीं पे तीसरा हम लोग देखेंगे कंफ्यूजन वाला जो होगा टर्म, वो हम लोग आगे देखेंगे। पहले ये पोटेंशियल और एक्चुअल जो होगा इन दोनों को समझ लीजिए। ये समझ में आ रही है आप लोग को बात, क्या है पोटेंशियल, क्या है एक्चुअल? इसके बाद हम लोग डिफिनेशन पे आएंगे, डिफिनेशन के थ्रू समझेंगे। ठीक ना, तो देखो पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि वैसे रिसोर्सेज जो कि किसी खास रीजन में मिलते हैं, हमको पता भी है कि हम उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट फिर भी हम लोग उसका यूटिलाइजेशन नहीं करते। यहाँ ध्यान रखना, हमको पता है, वी नो हाउ टू यूज, हमारे पास नो हाउ है कि हम उसको यूज कैसे कर सकते हैं, बट स्टिल वी आर नॉट यूजिंग देम। ठीक है, और वी आर यूजिंग देम इन वेरी मिनिमम अमाउंट, मेगर अमाउंट। ठीक है, तो ऐसा अगर होगा तो उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल। फराज कुछ बोलना है क्या आपको? फराज, हाँ इसको लिखना है पोटेंशियल रिसोर्सेज को, पहले समझ लीजिए उसके बाद नोट डाउन करना शुरू करना। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं तो राजस्थान में तुम सुनते हो ना कि वहाँ पे राजस्थान में, गुजरात में, राजस्थान के कुछ पार्ट में, वेस्टर्न गुजरात में ऐसा जो पार्ट होगा, इन सभी पार्ट में क्या होता है कि सोलर एनर्जी का काफी अधिक कैपेबिलिटी है। मतलब कि हम लोग सनलाइट जो होगा उसका मैसिव यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टिल हम लोग क्या होगा कि हम लोग वहाँ पे सोलर प्लांट जो होगा वो नहीं लगा रहे। ठीक है, गुजरात के कई सारे एरिया में विंड जो होगा वो 15 किलोमीटर पर आवर उससे अधिक स्पीड में मूव करता है, लेकिन हम वहाँ पे विंड पावर प्लांट नहीं लगाते। ऐसा नहीं कि हम लोग लगाया नहीं है, राजस्थान में बहुत जगह लगा भी है। ठीक है, गुजरात में काफी जगह लगा भी है। हाँ एग्जाम्पल है ह्यूमन ब्रेन, वेरी गुड। तो स्टार्टिंग में उसी एग्जाम्पल से किया है ना कि ही हैज द पोटेंशियल अंश आपके पास पोटेंशियल है बट स्टिल यू आर नॉट यूजिंग देम। तो ह्यूमन ब्रेन में ये चीजें बात बिल्कुल कही जा सकती है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि हम उसका यूज कर सकते हैं बट स्टिल वी आर नॉट यूजिंग। तो अगर ऐसी एनर्जी रिसोर्सेज होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज। समझ में आ रही बात? ठीक है,
हाँ, क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि ये जो है ना, साइंस में आप लोग का एक चैप्टर आएगा सोर्स ऑफ एनर्जी, इनका एक बस बहुत ही बड़ी खामी है, बहुत बड़ी खामी है कि ये जो होंगे जब लगाया जाता है तो उस समय इनमें मैसिव आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पैसे काफी लगते हैं और मेंटेनेंस इनको चाहिए होता है, ठीक ना। तो लोग इससे बचना चाहते हैं, पैसे जो होगा गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है, ये कभी भी लगाएंगे तो गवर्नमेंट लगाएंगे, और गवर्नमेंट जो होगा वो हर जगह इतना अधिक अमाउंट में रुपये जो होगा वो जल्दी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, नहीं करते हैं, इसलिए नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। बस यही एक कमी है इनके अंदर, ठीक, कि इनमें इन्वेस्टमेंट काफी अधिक होता है, एक लार्ज एरिया जो होगा ये ऑक्युपाई करते हैं, और कोई कमी नहीं, ठीक ना। लेकिन ये धीरे धीरे अब देखना, अब क्या हो रहा है कि हर जगह सोलर एनर्जी, विंड पावर प्लांट, इनको जो होगा इनको डेवलप करने की डिमांड की जा रही है, और डेवलप हो भी रहे, इनका डेवलपमेंट हो भी रहा है, क्योंकि अब वो हमारे जो होंगे वो लास्ट होप बचे हुए हैं। कुछ समय पेट्रोल वगैरह सब खत्म हो जाएगा तो हम लोग के पास कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ, सोलर कार सुनते होगे, सोलर कार आ रहा है, ओके। सोलर ट्रेन चलती है, पता है ना आप लोग को, राजस्थान में एक सोलर ट्रेन भी चलती है। हाँ, चलिए आगे बढ़ा जाए। कर्नाटक में एक हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है, ठीक है, जो कि मुझे याद नहीं है, केरल या कर्नाटक में है। वहां पे जो होगा एक एयरपोर्ट है वो टोटली, और यहाँ पे बिहार में, बिहार झारखंड में जो आता है आपका देवघर, सुने हो ना नाम, देवघर, देवघर जो मंदिर है, टेम्पल है, उसका पूरी की पूरी लाइटनिंग जो होगी वो सोलर एनर्जी से की गई है, सोलर पावर प्लांट जो होगा वहां पे बना दिया गया है, झारखंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डेवलप तो बहुत सिंपल सा है, जिसके बारे में तुम जानते हो, पूरा ढूंढ चुके हो कि कहाँ पे है, कितना है, कैसे उसको यूज करना है, उससे अधिक अच्छा यूज करना आपको नहीं पता है, ठीक ना। समझ में आ रही बात? उसी को हम लोग बोलेंगे डेवलप्ड रिसोर्स। जैसे हम लोग का जो पेट्रोल है उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, कहाँ कहाँ कितना अमाउंट प्रेजेंट है, कैसे इसको यूज करना है, ठीक है, हम उसका भरपूर यूज भी कर रहे हैं, तो उसको हम टोटली डेवलप कर चुके हैं, या सीधे समझिए कि हम उसको एग्जॉस्ट करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। तो वैसे रिसोर्स जो होंगे वो डेवलप्ड रिसोर्स कराएंगे, नोट कर लीजिए इसको। ठीक, यहाँ पे फिर एक वर्ड आ गया, फिजिबिलिटी, कल भी ये आया था। अच्छा, पोटेंशियल वाला, चलिए देख लीजिए जल्दी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हो गया फराज? ओके, डेवलप्ड रिसोर्सेज, नोट कीजिए इसको। अभी नहीं मिलेगा बाबू पीडीएफ, पीडीएफ आपको मिलेगा जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब तक आप लोग क्लास में और वीडियो में, ठीक ना, उससे आप अपना काम करेंगे। ओके, हाँ, ये मैं करूंगा जरूर कि क्लास खत्म होने के बाद, ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अगर किसी को कंटिन्यूस स्टडी करना है तो क्लास अटेंड करे और नोट्स करते जाए, ठीक है। ओके, मूविंग अहेड। अब देखो डिफरेंसेस जरा देखा जाए, पोटेंशियल एंड एक्चुअल के बीच में डिफरेंसेस। क्वेश्चन बहुत बार ये रिपीट होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज हैं क्या। तो पोटेंशियल रिसोर्स इज नॉट बीइंग यूज्ड करेंटली, सिंपल सी बात है, अगर यूज भी कर रहे हैं तो उसको हम, उसके जितनी कैपेसिटी है उतना हम पूरा का पूरा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअल रिसोर्सेज इज वन विच वी यूज करेंटली, डिफरेंसेज में। उसके बाद अ पोटेंशियल रिसोर्स कैन बी प्रूव यूजफुल एंड बिकम एन एक्चुअल रिसोर्स इन द फ्यूचर। जाहिर सी बात है कि ऐसा हम लोग डेवलप कर रहे हैं तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी हम लोग के आगे जो होगा वो एक्चुअल रिसोर्स बन जाएंगे, हर जगह सोलर प्लेट जो होगा वो लग जाएगा, हर जगह विंड पावर प्लांट जहां जहां लगा सकते हैं वहां लगा सकते हैं, ठीक ना। और ये एक्चुअल रिसोर्स पहले पोटेंशियल होते हैं, बाद में एक्चुअल बनते हैं, बट फिर पोटेंशियल नहीं बनते, ठीक, क्यों? क्योंकि इनका जब एक्चुअल यूज हम जान जाएंगे तो उसको हम लोग खत्म कर देंगे। तो सेकंड पॉइंट में आपका यही डिफरेंस है, एन एक्चुअल रिसोर्स माइट हैव बीन अ पोटेंशियल रिसोर्स इन द पास्ट, मे बी, हो सकता है कि वो पोटेंशियल रहे हो, बट ये जो होंगे आगे फ्यूचर में फिर पोटेंशियल नहीं बनेंगे, खत्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है इधर यूरेनियम डिपोजिट इन लद्दाख, लद्दाख में यूरेनियम डिपोजिट है, लेकिन फिर भी हम लोग वहां से उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, खरीदते हैं भाई, एक्सट्रैक्शन में अधिक खर्च लग जाएगा, उससे सस्ता में खरीद लेंगे, ठीक ना। और इधर जो होगा एग्जाम्पल डिपोजिट है, एग्जाम्पल है आपका कोल डिपोजिट, ठीक ना। अब इंटायर क्वांटिटी एंड इंटायर टेक्नोलॉजी हमारे पास डेवलप नहीं होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज का, ठीक है, हमारे पास टोटली
जो होगा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं किया है कि हम सोलर एनर्जी को टोटली कैसे ट्रैप कर पाए, ठीक है। लेकिन वहीं पे आपका जो एक्चुअल रिसोर्स होगा उनके जो होंगे उसके बारे में आपको सब कुछ पता होगा, ठीक, कहाँ उनकी क्वांटिटी है, कैसे उनको यूज करना है, ठीक ना। तो डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड एक्चुअल रिसोर्सेज, तो इसको आप लोग डिफरेंशिएट कर लीजिए, ठीक है, ओके। क्या हुआ दिव्यांशु, लास्ट स्लाइड में नहीं लिखे थे आप? सर्वे की जाती है अंश, सर्वे किया जाता है, जैसे कि आपके एरिया में भी आया जाएगा ना, हमारे एरिया में भी क्या होता था कि पहले सर्वे किया जाएगा, लोग आएंगे माइनिंग करने के लिए, खोदेंगे, इसको पता करेंगे, ठीक है। तो मिट्टी की क्वालिटी और भी बहुत ज्यादा वही इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना। चलिए, अच्छा दिव्यांशु लास्ट में आप नोट डाउन कर लेना, ये जब सभी नोट कर लेते हैं तो फिर मैं उस स्लाइड पे चला जाऊंगा। कंगना फिर से ज्वाइन करो, स्क्रीन शो कर रहा है ना सबको? गुड इवनिंग कंगना, रीज्वाइन कर लीजिए, ये प्रॉब्लम होती है बार बार, हम भी फेस करते कभी कभी, ठीक है। तो ये तुम्हारे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, सबका स्क्रीन क्लियर है क्या? सबको प्रॉब्लम हो रही है क्या? कंगना को स्क्रीन नहीं दिख रहा? सही है, अंश का भी सही है, अच्छा राकेश सर ने भी कह दिया कि स्क्रीन सही है, ओके। चलिए अब आगे समझे हम लोग, सभी नोट कर चुके हैं, ठीक है। तो दिव्यांशु तब तक आप पीछे का जो होगा स्लाइड था इसको आप नोट डाउन कर लो, जो भी आपका मिसिंग था उसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो, अब हम लोग के पास जो अगला टर्म आने वाला है उसको हम बोलेंगे स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो होगा वो स्टॉक होगा। स्टॉक क्या है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं ना, वैसा ही है स्टॉक। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी, क्या होगा कि स्टॉक हमारे पास है, प्रेजेंट है, लेकिन हमको उसके बारे में पता ही नहीं था होता है कि हम उसको यूज कैसे करें, टेक्निकल हमको पता ही नहीं। तो एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, आजकल देख रहे हो ना ऑक्सीजन की स्कार्सिटी हो गई है, हुई है ना ऑक्सीजन की स्कार्सिटी, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि वाटर जो होगा, वाटर के दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है हाइड्रोजन, दूसरा कंपोनेंट है ऑक्सीजन, ठीक। और हाइड्रोजन जो होगा वो क्योंकि 70% के लगभग जो होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होगा कंपोनेंट 70% के लगभग में अर्थ जो होगा वो वाटर से कवर्ड है, ठीक। और हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा फ्यूल भी है, ये सबको पता है, हाइड्रोजन जो होगा एक बहुत अच्छा फ्यूल है। लेकिन अब हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर रही है कि हम इस वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर लें। क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, आपने अलग किया होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। लेकिन ये टेक्नोलॉजी उतनी अधिक डेवलप नहीं है कि हम लोग उसमें एनफ अमाउंट में हम वाटर से जो होगा ऑक्सीजन को ट्रैप कर सकें।
अभी हम लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर के जो गैसेस होते हैं ना, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को जो होगा उसको हम लोग कंडेंस करके सिलेंडर में डालते हैं, पानी का ऑक्सीजन नहीं निकालते। ठीक है, तो हमको पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल सकता है, हाइड्रोजन हम फ्यूल में यूज कर लेंगे, फ्यूल में यूज करेंगे तो बड़ी बेटर चीज होगी कि पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा। हाइड्रोजन को जलाएंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, फिर H2O का फॉर्मेशन करेगा, फिर उसको ब्रेक करेंगे, फिर H2O और O2, हमेशा एक साइकिल चलते रहेगा, और H2O जो होगा वो आपके एनवायरमेंट को इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन हमारे पास ये जो होगा ये टेक्नोलॉजी ही डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा निहारिका, जितना बनेगा उतना आप फिर से एक साइकिल में कर लीजिएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो अगर ऐसा रिसोर्स अगर आ जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक, जिसके बारे में हमें जानकारी तो है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास कि हम उसका यूटिलाइजेशन कर सके। देखो पोटेंशियल में क्या था, टेक्नोलॉजी थी फिर भी हम इसका यूज नहीं कर रहे थे। स्टॉक में क्या हो रहा है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम उसका यूटिलाइजेशन कर सके। समझ में आ रही बात? तो इसलिए क्या हुआ कि वो बचे हुए हैं, बट स्टिल वी आर ट्राइंग कि हाँ हम लोग उसका यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, और हो सकता है कि इन कमिंग फ्यूचर हम उसका यूटिलाइजेशन करना सीख भी जाए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन स्टॉक में? स्टॉक और पोटेंशियल ये दोनों जो होगा आपको कंफ्यूज करने के लिए आता है। ठीक है, पोटेंशियल और स्टॉक इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखो स्टॉक में ही कुछ वैसे रिसोर्सेज होते हैं जिसके बारे में हमको हल्की फुल्की जानकारी होती है। स्टॉक का ही एक पार्ट जिसमें हमको जानकारी होती है कि हम यहाँ से, लेकिन हाँ टोटली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल वी नो कि हाँ हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रिजर्व। जैसे कि तुम अगर ऑस्ट्रेलिया वगैरह का कभी वीडियो देखोगे तो वहां पे रिवर के जो वेव्स होते हैं ना, वेब से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का जो होगा वो प्रोसेस शुरू हो चुका है, वेव एनर्जी। ठीक ना, वो बिगिन कर चुका है। ओटीईसी पढ़ोगे तुम लोग, ओशियन थर्मल एनर्जी। ठीक है, ये पढ़ोगे तुम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी में, फिजिक्स के अंदर। ठीक ना, तो हमारे पास उसकी जानकारी है, लेकिन इतनी भी अच्छी जानकारी नहीं है कि हम उससे मैसिव अमाउंट में यूटिलाइजेशन कर सके, और हम उसका यूज कर रहे हैं तो बहुत कम यूज कर रहे हैं। देखो टेक्नोलॉजी अगर लेस हो जाएगा तो स्टॉक हो जाएगा, टेक्नोलॉजी जहां गायब होगी। ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत हमको पता है और बहुत कम अमाउंट में हम उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। आगे हम उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए बचा के भी रखे हुए हैं कि हाँ आगे हम उसको यूटिलाइज करेंगे, तो उसको हम लोग रिजर्व बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे रिजर्व। ठीक ना, तो ये 3 टर्म में ध्यान रखना सब, पोटेंशियल, स्टॉक एंड रिजर्व। रिजर्व इज अ सबसेट ऑफ स्टॉक, रिजर्व इज अ सबसेट ऑफ स्टॉक। ठीक, सबसेट मतलब कि स्टॉक का ही एक पार्ट है। 11th में पढ़ना मैथ में सेट एंड सबसेट आएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अब इसको समझ लिया जरा, बुक के वर्ड्स देख लीजिए, बुक में क्या इसको डिफाइन कर रहा है। तो स्टॉक को डिफाइन कर रहा है, मटेरियल इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस। पोटेंशियल है बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। एग्जाम्पल है वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। ठीक है, एंड ट्रैपिंग लाइटनिंग, लाइटनिंग को ट्रैप कर लीजिए। रिजर्व में क्या है, सबसेट ऑफ स्टॉक कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ। नो हाउ का मतलब कि आपके पास जानकारी। ठीक ना, कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट, और एग्जांपल में है एट लास्ट कि रिवर वाटर जनरेटिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। ठीक ना, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए मुझे, क्योंकि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हमारे जो होंगे यहाँ पे खत्म हो गए। ठीक है, बाकी किसी में कहीं से कोई क्वेश्चन पूछता है तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड एक्चुअल, एंड डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड रिजर्व। ओके, नोट डाउन कीजिए। दिव्यांशु सिंह नोट डाउन कर चुके हैं? ओके,
आदित्य का भी हो चुका, सुरभि का हो चुका। चलिए आगे बढ़े, तब जब सब कर चुके हो तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है अब हम लोग के पास डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पढ़ना। देखो बाबू, यहाँ से समझ लो तो टोटली जो होगा क्लास 10 यहाँ से बिगिन कर रहा है। अब तक हम लोग जो था हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट क्लास 8, यहाँ से क्लास 10 जो होगा वो बिगिन कर रहा है थोड़ा बहुत, फिर हम लोग क्लास 8 में एंटर करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा क्लास 10 समझ लीजिए, ठीक है। देखो रिसोर्सेज क्या है कि ये हमारे लिए बहुत ही वाइटल चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जिसको हम लोग यूज करना चाहते हैं अपने डेली लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं कि रिसोर्स नहीं रहेगा तो हम लोग का लाइफ खत्म हो जाएगा, नहीं, लाइफ रहेगा, लेकिन क्या होता है कि हम लोग जो होगा, अब हम लोग बहुत सारा लीजर थिंग्स जो होंगे उसके सामान चाहते हैं, ठीक है। तो लीजर आर्टिकल्स अगर हमको चाहिए तो हमको क्या करना होगा, हमको जरूरत है किसकी, तो रिसोर्सेज, ठीक ना। अब लोग ये समझते थे कि रिसोर्सेज जो होगा वो फ्री ऑफ गिफ्ट ऑफ नेचर है, क्योंकि मैक्सिमम रिसोर्सेज नेचर से मिलते हैं और इस पे सबका अधिकार है, जिसको जितना मिला वो उतना उठाया, काटा, यूटिलाइज कर लिया। तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज, यानी कि यहाँ पे कोई भी माइंड नहीं होता, जितना यूटिलाइज कर सको, ठीक है, लोग यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। रिजल्ट ये हुआ कि रिसोर्सेज जो होंगे वो रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म होना शुरू होगा, ठीक है। रिसोर्सेज जो होंगे वो खत्म होने लगेगा। जब रिसोर्स खत्म होने लगेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे किस पे, कि रिसोर्स को और डेवलप कैसे करें और रिसोर्स को हम प्लान कैसे करें, ठीक है। रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हम लोग कैसे प्लान करें। जब तक एनॉर्मस अमाउंट में था तब तक खूब यूज कर रहे थे, लेकिन जब ये घटना शुरू हुआ तब हमारे पास जो होगा वो दिमाग आना शुरू किया। फिर हम लोग कॉल समझेंगे कि भाई इसमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्यों जो होगा ये खत्म हो रहे हैं रिसोर्सेज। तो देखो रिसोर्सेज क्यों खत्म हो रहे हैं, सिंपल चीज है। होता क्या है कि फैक्ट्रीज को बनाना है अगर पेपर, ठीक ना, फैक्ट्रीज को अगर पेपर बनाना है तो जो भी आपके यूटिलाइजेशन करने के लिए, तो वो लोग क्या करेंगे ना, उनका एक ही मोटो होता है कि हम अधिक से अधिक पेपर का प्रोडक्शन कर सके। भले मार्केट में बिकता है या नहीं बिकता है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम अधिक से अधिक प्रोडक्शन करेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, हम अपना रेट और कम कर देंगे, ठीक, और बेचेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि एक फैक्ट्री जो होगा वो जाएगा और जितने प्लांट्स उसको मिल रहे हैं सभी प्लांट्स को काटना शुरू करेगा, ठीक। तो अपने ग्रीड को फुलफिल करने के लिए, ध्यान देना, अपने ग्रीड को फुलफिल करने के लिए वो एनफ अमाउंट में जो होगा वो इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग करना शुरू कर देगा ट्रीज का, ठीक। यस अंश बोलिए। सर इतने लार्ज स्केल पे सर जब डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो सर गवर्नमेंट बैन क्यों नहीं कर रहा है सर? तो गवर्नमेंट ने डिफोरेस्टेशन को बैन कर दिया है, ठीक है। सर, ये फॉरेस्ट फिर भी तो सर सुनो, पेपर के लिए सर पेड़ सुनो, काटा जाता ये एक कल भी हम लोग इस पे डिस्कस किए थे ना कि फॉरेस्ट को हम लोग किसके अंदर रखे हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर रखे हैं ना। है। तो गवर्नमेंट ने इसको बैन करके रखा है, एक्चुअल बात है, गवर्नमेंट ने इसको बैन कर रखा है। गवर्नमेंट ने कहा है, इस चीज को रखा है कि वही पेड़ काटे जाएंगे जो काटने लायक होंगे, ठीक, मतलब जिनका एज पूरा हो चुका। दूसरी बात क्या है, जितने पेड़ कटेंगे उतने तुमको लगाने, ये लॉ है। लेकिन करप्शन हर जगह प्रिवेल करता है, करप्शन हर जगह प्रिवेल करता है। अब वहीं पे जिस फॉरेस्ट ऑफिसर को ये दिया गया, ठीक है, उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने क्या हुआ कि उसको एनफ अमाउंट में पैसे चाहिए और गवर्नमेंट की सैलरी से उसका जो होगा वो नीड फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या हुआ, अपने ग्रीड के लिए क्या करता है कि वो इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग जो है कराना शुरू करेगा। तो ये इलीगल चीजें होती हैं, समझ में आ रही बात, लीगली नहीं है, ठीक है, ओके। अब आगे देखा जाए तो यहाँ पे ये वर्ड बड़े काम का है, ये चीज ध्यान रखिएगा, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। डिप्लीशन क्यों हो रहा है, क्योंकि किसी खास इंडिविजुअल का ग्रीड तो समझ रहे हो ना, लालच, उसको फीड किया जा रहा है, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि जिसके पास पैसा है वो अधिक से अधिक रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है वो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। यानी कि जो सोसाइटी है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक हैव्स एक हैव्स नॉट। हैव्स यानी कि रिचर सेक्शन, हैव्स नॉट यानी कि पुअर सेक्शन। हैव्स नॉट वाले वर्क करते हैं टू डिस्कवर द रिसोर्सेज, लेकिन उनके जो होंगे यूटिलाइजेशन कौन करते हैं, तो हैव्स वाले ढूंढेंगे, बनाएंगे हम, क्योंकि हमको मजदूरी करने का आदत है, ठीक है, हमारे पास इतना पेमेंट नहीं कि उसको हम फिर यूटिलाइज करें, लेकिन जिसके पास पैसा है वो अधिक से अधिक उसका यूटिलाइज करना शुरू करेगा, ठीक ना। तो जब जिसके पास पैसा होता है उनके लिए रिसोर्स कंजर्वेशन जो होगा कोई मायने नहीं रखता, सोचने वाली बात है, ठीक है, कि जिनके पास इनफ अमाउंट में जो होगा वो पैसे हो जाएंगे। जैसे अभी की बात कर लो, बहुत सारे लोग जो होंगे, ठीक है, मैसिव अमाउंट में एनर्जी यूज कर रहे हैं, लाइट इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, भाई घर में एसी चला रहे हैं और नहीं रह रहे हैं तब भी एसी ऑन रह रहा है, लेकिन जो गरीब लोग होंगे वो एसी क्या फैन के ही अंदर अपने आप को खुश रख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती है हैव्स एंड हैव्स नॉट के अंदर। बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया, आगे हम लोग समझेंगे, फरारी वगैरह का भी एग्जांपल लेंगे हम लोग, ठीक ना। उसके बाद हाँ, गरीब लोग एक्चुअल में दे आर द पुअर सेक्शन, जो कि मैसिव यूज कर रहे हैं, वो पुअर सेक्शन है, वो गरीब नहीं है। अमीर लोग जो होंगे, जो एक्चुअल में गरीब है वो अमीर लोग होने चाहिए,
ठीक है, उसके बाद लास्ट है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। अधिक से अधिक अगर आप यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का और ये चीजें हो रही हैं, इसके चलते क्या होगा, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका है, जो कि तुम सुनते होगे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो गया है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो होगा वो बढ़ रहा है। ये इसलिए क्योंकि हम डेवलप कर रहे हैं, और हम डेवलप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम रिसोर्सेज का एनॉर्मस यूज कर रहे हैं, और जब एनॉर्मस यूज करेंगे, ठीक है, तो उस समय जो होगा वो जो भी साइड इफेक्ट है वो साइड इफेक्ट आपको शो होंगे। ठीक, तो ये चीजें आप अगर समझ चुके हो तो नोट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लगता है कि नोट करना है तो प्लीज बताइए, ठीक है, और नोट डाउन कर लीजिए। ये यहाँ पे, यहाँ से बोल्ड वाले पॉइंट से कि इनडिस्क्रिमिनेट यूजेज ऑफ रिसोर्सेज हैव लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। ठीक ना, 3 पॉइंट है इसके अंदर, अगर आप नोट डाउन करना चाहो, चलो सभी नोट डाउन कर ही लो, ठीक है आदित्य, नोट डाउन कर लीजिए सभी को। कंगना, क्या हुआ है आपके नेटवर्क को कि आज आपको कुछ भी समझ नहीं पा रहा है? आज आप ही के नेटवर्क की प्रॉब्लम है कंगना, एक बार मोबाइल रीस्टार्ट करो। हो चुका? चलिए, अब आप लोग में से जूम अपडेट कर लीजिए, ये भी जरूरी है, जूम अपडेट कर लीजिए। अब आगे समझते हैं अगला जो है पॉइंट कि रिसोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक, अभी जो पढ़े वो सब, यही जो 3 कॉजेज हैं, इसी 3 कॉजेज के बेसिस पे जरा मुझे बताइए कि व्हाई इज रिसोर्स प्लानिंग एसेंशियल। ठीक है, व्हाई इज रिसोर्स प्लानिंग एसेंशियल, यही 3 कॉजेज के बेसिस बताइएगा मुझे। टू सेव आवर नेचर, वेरी गुड, टू सेव आवर नेचर, बहुत अच्छी बात है, दिव्यांशु सिंह का आंसर था। और बस एक ही रिप्लाई आया अभी तक दिव्यांशु का, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द रिसोर्स, अंश कह रहे हैं हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द रिसोर्स। हाँ ठीक है, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द रिसोर्स। और चलिए अब समझते हैं, काफी स्लो रिस्पॉन्स है तुम लोग का, काफी स्लो। To save ourselves because if there are no forest we can't live on। ठीक है, to ensure sustainable development, मेरा भी वही है, reducing wastage of resources। ठीक ठीक ठीक, decrease the extra use of resources। यस सर, कैसे स्पीड बनाए? चलिए अब देखिए, समझते हैं इन्हीं 3 पॉइंट के। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि रिसोर्सेज जो होगा वो किसी के ग्रीड के चलते जो होगा वो डिक्रीज कर रहा है, ग्रीड के चलते। ग्रीड के लिए हमने सेकंड पॉइंट जो था वो डिस्कस किया है कि जिसके पास अधिक अमाउंट में इकोनॉमिकली जो बेटर है, अधिक अमाउंट में उसके पास पैसे हैं, रिचर सेक्शन है, वो अधिक से अधिक यूटिलाइजेशन करते हैं रिसोर्सेज का। वहीं पे जो पुअर सेक्शन होते हैं वो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर ही नहीं पाएंगे। ठीक, तो पहला चीज तो जरूरत है क्या, हमारे पास ये होना चाहिए कि रिचर खूब यूटिलाइज करे और पूरा जगह यूटिलाइज ही ना करें, होना चाहिए? नहीं, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो करना क्या होगा, इक्विबल डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। इक्विबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हर एक किसी को बराबर अमाउंट में मिले। ठीक, हर एक पर्सन जो होगा, जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज को कम से कम यूटिलाइज तो कर पाए, उसका उपभोग तो कर सके।
उसको समझ तो सके कहाँ रिसोर्सेज कैसे होते हैं। तो पहले तो हमको रिसोर्सेज जो होंगे उस रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, इसके लिए रिसोर्सेज की प्लानिंग की जरूरत है। ठीक, समझ में आ रही बात? रिसोर्सेज की प्लानिंग की जरूरत क्यों है? ताकि उसका इक्वेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, पहला चीज। समझ में आया? ठीक है। दूसरा क्या है, अगर ऐसे इनडिस्क्रिमिनेट हम यूज करते रहे तो एक दिन तो रिसोर्स खत्म हो ही जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, रिसोर्स तो खत्म हो ही जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा इनडिस्क्रिमिनेट यूज होते हुए रहा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ओजोन लेयर और डिप्लीट करेगा। ठीक है, डिप्लीशन होगा सब चीज का, एनवायरमेंट पोल्यूशन बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा कंडीशन होता है तो फिर हमारा प्लेनेट जो होगा ना, वो प्लेनेट ही खतरे में पड़ जाएगा। कोई कंट्री की बात नहीं होगी, पूरा का पूरा प्लेनेट, पूरा का पूरा ये जो अर्थ है ना, ये अर्थ ही खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया अगर यूटिलाइज करेगा अधिक तो इंडिया का इफेक्ट सिर्फ इंडिया के ऊपर पड़ेगा, उसका इफेक्ट पाकिस्तान में पड़ेगा, अमेरिका में पड़ेगा। अमेरिका अधिक करेगा तो उसका इफेक्ट भी हमारे ऊपर पड़ेगा। तो ग्लोबल क्राइसिस होती है, पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर होती है, ये चीजें क्रिएट हो जाएंगी अगर रिसोर्सेज को हम लोग सही से प्लान नहीं किए तो। समझ में आई बात? तो इसीलिए हमारे लिए नेसेसरी है रिसोर्सेज का प्लानिंग। ठीक, रिसोर्सेज की प्लानिंग क्यों है नेसेसरी? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि व्हाई रिसोर्स प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक, तो एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेन क्वालिटी ऑफ द लाइफ एंड ग्लोबल पीस। इक्विटेबल, अगर सबको बराबर मिलेगा तो एक सस्टेन लाइफ जो होगा सबको जिएंगे, क्वालिटी बेटर रहेगी। और अगर यही प्रेजेंट ट्रेंड जो होगा वो कंटिन्यू रहता है तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा प्लैनेट जो होगा उसी का फ्यूचर जो होगा वो डेंजर में आ जाएगा, प्लैनेट खत्म हो जाएगा। इसीलिए रिसेंस अभी जो होगा अपने प्लैनेट को बचाने के लिए रिसोर्स प्लानिंग जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसोर्स प्लानिंग के लिए हमको जाना किसकी तरफ होगा, तो हम रिसोर्स को टोटली कंजर्व नहीं करेंगे, बट वी कैन गो फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ में आ रही बात? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहां से एक टर्म बिगिन करने जा रहा है, दैट वन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबको पता होगा, आई थिंक कि आप लोग बता सकते हैं मुझे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। नहीं, नो नीड टू नोट, छोड़ दीजिए, कुछ चीजें छोड़ भी दीजिए। अगर आपको लगता है तो स्क्रीन आपके सामने है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई रिसोर्स प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक ना, उसका आंसर आपके सामने है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक, अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो, और फिर तब तक लोग मुझे बताइए आप लोग कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। यहाँ पे एक टर्म आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो क्या है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सभी नोट करने में लग गया? अच्छा ठीक है, जब आप नोट कर लीजिए तो चैट सेक्शन में बताइए मुझे। सोसाइटी एक लॉन्ग टर्म में यूज कर सके रिसोर्सेज को, इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, अंश का कहना है, ओके। दिव्यांशु भी यही कर रहे हैं, आपके भी यही वर्ड्स है। इट इज डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट। वेरी गुड, लेकिन लग रहा है कहीं से कॉपीड है वर्ड। ओके, यूज रिसोर्स इन सच अ मैनर सो दैट आवर फ्यूचर कैन आल्सो यूज दैट। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है देवेश, वेरी गुड, सही है। गूगल से है लेकिन, अच्छा कोई बात नहीं है, इतना तो ट्राई कर रहे हो ना, गूगल से कहीं कॉपी पेस्ट कर रहे हो। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री विदाउट हार्मिंग नेचर, बहुत अच्छी बात, बिना नेचर को हार्म किए हुए। ठीक है, चलिए सिंपल भाषा में समझा जाए। नोट कर चुके आप लोग? हम लोग समझ सकते हैं, सबको रेडी है सुनने के लिए, किसी का ध्यान नहीं ना भटकेगा? ओके, समझते हैं। ओके, तो देखिए सिंपल अगर कहा जाए, आप अगर घर के अंदर रह रहे हो, घर के अंदर अगर आपको, तो कहा जाता है ना कि बल्ब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रही है। और बार बार ये चीज सुनते होगे कि जब आप घर के अंदर ना रहे, रूम के अंदर ना रहे और नीड ना हो तो अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होगा उसको स्विच ऑफ कर लो। ठीक है, ये सुने हो ना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होगा उसको स्विच ऑफ कर लिया कीजिए। करता भले ही कोई नहीं होगा, स्टिल हम भी नहीं करते हैं। ठीक, मेरी मिस्टेक है, लेकिन आप लोग अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है। सुनते हो ना ये वर्ड? ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो रिक्वायरमेंट है, हमारा जो नीड है वो भी फुलफिल हो जाएगा।
और हम क्या करेंगे, हम उसका जो एक्सेस यूज कर रहे हैं जो कि नेसेसरी नहीं है, अननेसेसरी यूज होगा उसका हो रहा है, उससे हम उसको बचा सकते हैं। समझ रहे हो बात, कि हमारा भी नीड फुलफिल हो जाएगा, हमारा नीड भी फुलफिल होगा, लेकिन प्लस जो होगा हम उसका एक्सेस जो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं वो एक्सेस यूटिलाइजेशन पे भी हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। बार बार सुनते होगा कि जब आप ब्रश कर रहे होगे और उसमें आप बेसिन के पास गए, वॉश बेसिन के पास, तो जो होगा बहुत लोग वी एक्चुअली डू कि हम लोग क्या करते हैं, टैप वाटर जो होगा उसको ऑन करते हैं, ब्रश करते हैं, तब तक टैप वाटर जो होगा बहते जा रहा है, ठीक ना। सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, तो क्या होगा उस टाइम पे हम लोग टैप वाटर को क्लोज कर सकते हैं ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कभी ऐसा नहीं करता है कि तुम रिसोर्सेज कंजर्व कर लो, बचा लो, नहीं, रिसोर्सेज कंजर्व नहीं करना है, आपको रिसोर्सेज को उतना ही यूटिलाइज करना है जितना से आपका नीड जो होगा फुलफिल हो सके, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे एनवायरनमेंट के ऊपर जो साइड इफेक्ट पड़ रहा है वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और प्लस रिसोर्सेज क्या होंगे कि रिसोर्सेज हमारे जो फ्यूचर है जिससे हमने बोरो किया हुआ है, वी हैव बोरोड द रिसोर्सेज फ्रॉम आवर डिसेंट्स, उनको हम रिसोर्सेज पहुंचा पाएंगे, उनको हम दे पाएंगे। नहीं तो अगर हम ऐसे ही इनडिस्क्रिमिनेट यूजेस करते जाएंगे तो फिर क्या होगा कि रिसोर्सेज एक दिन खत्म हो जाएंगे, ठीक। तो सो वी नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमको करना क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना होगा। हाँ, ग्रीड के लिए यूज नहीं करना होगा, ठीक है, ग्रीड के लिए यूज नहीं करना होगा। यहाँ पे महात्मा गांधी आएंगे इस चैप्टर के अंदर, यही ग्रीड के लिए। देखो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आ गया डेफिनेशन आपके सामने कि सस्टेनेबल क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्राइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यस, वी यूज रिसोर्सेज फॉर आवर ग्रीड, ठीक है, इसीलिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट आएगा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, देयर इज एनफ फॉर आवर नीड बट नॉट फॉर आवर ग्रीड। जितना हमारा नीड है उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज काफी अधिक है, लेकिन अगर हम अपने ग्रीड की बात करें तो हमारे रिसोर्सेज काफी कम है। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आगे देखा जाएगा इसको। नोट डाउन कर लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सब कुछ नोट ही करना है अब आगे जो भी आ रहा है स्लाइड में आपको। डन, चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता कब है। ये एक मीटिंग हुई थी क्लब ऑफ रोम के अंदर 1968 में, उसी समय से ये टर्म जो होगा हमारे पास प्रिवेल कर रहा है। लेकिन उसके बाद अब आते हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के बारे में, जो मीटिंग हुई थी, ठीक, रियो डी जेनेरियो और समिट 1992, ठीक है। रियो डी जेनेरियो जगह है, ब्राजील में है, ठीक ना, ब्राजील में एक जगह है, नाम है उसका रियो डी जेनेरियो। वहां पे जून 1992 में एक मीटिंग की गई थी, ध्यान देना, फैक्ट है, फैक्ट आपको याद रखना है। जून 1992 में जो होगा एक मीटिंग की गई, और इस मीटिंग में जो होगा वो 100 से अधिक कंट्रीज होंगे वो वहां पे प्रेजेंट हुए। क्यों? हाँ हाँ बिल्कुल, जाइए घूमने जाइए, ठीक है। और ये फर्स्ट इंटरनेशनल समिट था 1992 में जो हुआ, फर्स्ट इंटरनेशनल समिट था ग्लोबल क्राइसिस को लेकर। जो आपके सुन रहे हो ना, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस क्राइसिस को लेकर पहला इंटरनेशनल मीटिंग था रियो डी जेनेरियो में, जहाँ पे 100 से अधिक कंट्री जो होगा वो गए वहां पे मिलने के लिए। अब उसमें किया क्या क्या, किस किस चीज पे डिस्कस किया गया, तो उसने जो होगा वही सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे कि बहुत सारे और भी प्रॉब्लम, एक तो आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है वो भी, लेकिन साथ साथ गरीबी है, पॉवर्टी है, अनएजुकेशन है, सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, इन सभी प्रॉब्लम के बारे में जो होगा डिस्कस किया गया। और ये डिस्कस करने के बाद ये डिसाइड किया गया कि जो भी 100 कंट्रीज आए हैं वहां पे अंदर, वो सब एक दूसरे का हेल्प करेंगे, ताकि ये सभी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पॉवर्टी, हाइजीन का जो होगा मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, डिप्लीशन ऑफ जो भी आपका ओजोन लेयर हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही, इन सभी को वो कंट्रोल करने के लिए एक दूसरे कंट्री को हेल्प करेंगे, ठीक। इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, एजेंडा 21, आगे हम लोग पढ़ेंगे, एजेंडा 21 बनाते हैं, ठीक ना।
तो यहाँ पे लीडर जो होगा वो साइन करते हैं एक मेमो पेपर पे जिसका नाम है डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। और यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंडोर्स करते हैं क्या, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल। ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल यानी कि पूरे के पूरे सुनते होंगे कि हाँ इंडिया में 33% जो होगा एरिया यहाँ पे फॉरेस्ट होना चाहिए किसी भी कंट्री में, किसी भी जगह पे। तो वहां पे क्या होता है, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल जो होगा वो लाया गया। उसके बाद एजेंडा 21 जो होगा उसको अपनाया गया और कहा गया कि अब हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होगा वो करेंगे 21st सेंचुरी में। 1992 में हो रहा है, 20th सेंचुरी एंड होने वाला है, तो 21st सेंचुरी में टोटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। रियो डी जेनेरियो जो होगा वहां पे डिस्कस किया गया। अब यहाँ से पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है उसका जरा आंसर आप लोग दीजिएगा। रियो डी जेनेरियो है कहाँ पे, कहाँ पे है ये जो प्लेस था वो कहाँ पे है? ब्राजील, ठीक है। सुमित का आंसर है ब्राजील। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि ये जो समिट हुआ था इसमें कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? 100, ठीक है 100, सही है। अब ये हुआ कब था, हुआ कब था ये? 1992। ये 3 क्वेश्चन जो बनने वाले हैं ये आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर हुई बात, ये 3 क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे एक डिक्लेरेशन पे साइन किया गया था, उस डिक्लेरेशन का नाम जरा बताइए मुझे। दो चीजें हैं, एक साइन किया गया ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, पहला ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसके ऊपर, और दूसरा पॉवर्टी वगैरह बात आ रहे हैं, दूसरा जो होगा कहा गया कि एजेंडा 21 हम लोग फॉर्मुलेट करेंगे और 21st सेंचुरी से क्या फॉलो करेंगे, 21st सेंचुरी से किस चीज को फॉलो करेंगे हम लोग? 21st सेंचुरी से हम लोग क्या फॉलो करेंगे, स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे 21st सेंचुरी से सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर हुई बात, ठीक है। बुक में आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, बता दीजिएगा, ठीक ना। हाँ चलो सही है, सही है। अब आगे देखा जाए तो एजेंडा 21 ये इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा वहां पे बस वही क्वेश्चन बन रहा है, एजेंडा 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1992 में ये जो साइन किया गया ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED, ये ऑर्गेनाइजेशन जो था उसने साइन करवाया है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक ना। अब इसका ही वही एम है, दैट वन इज टू अटेन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होगा उसको अटेन करना है। और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अलावा उसको क्या क्या काम करना है, तो एनवायरमेंटल डैमेज ये नहीं होना चाहिए, पॉवर्टी जो होगा गरीबी जो होगा उससे लड़ना है, और डिजीज, ठीक है, डिजीज जो होगा उसके इसके लिए आपको जो होगा प्रिवेंट करना है। एजेंडा 21 जो होगा ना 21st सेंचुरी का एजेंडा मतलब सुनते हो लक्ष्य, तो 21st सेंचुरी में हमको कौन कौन सा लक्ष्य प्राप्त कर लेना है, कौन कौन सा हमारा एम होगा उसको हम लोग प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, इसलिए उसका नाम रखा गया एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 में कहा गया कि इन्वायरमेंटल डैमेज होगा उसको हम लोग कॉम्बैट करेंगे, पॉवर्टी जो होगा उसको खत्म करेंगे, ये जो 100 कंट्रीज मिली थी 1992 में उन्होंने डिसाइड किया, और हमारे कंट्री के अंदर कोई भी डिजीज नहीं होगा, बीमारियां नहीं होगी, उससे हम लोग फाइट करेंगे, यानी कि डिजीज प्रोटेक्शन जो होगा उसको हम लोग बनाएंगे, ठीक। और इसके साथ साथ ये भी चीज कहा गया कि हर एक स्टेट का एक अपना एजेंडा 21 होगा, एक ग्लोबल लेवल बन गया, जैसे कि पूरा का पूरा वर्ल्ड में ये फॉलो होगा। उसके बाद इंडिया जो होगा अपना एक एजेंडा 21 बनाएगा, और फिर इंडिया के अंदर जो अलग अलग स्टेट्स हैं वो भी अपना एजेंडा 21 बनाएंगे। हाँ बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि लोग जो होगा अभी भी अपने ग्रीड को फुलफिल कर रहे हैं, एजेंडा 21, ठीक, लेकिन हाँ इसके इफेक्ट जरूर देखने को मिलते हैं। बहुत डिफरेंस है आर्टिकल एंड एजेंडा में, बहुत सारा डिफरेंस। निहारिका, आर्टिकल जो होगा एक रूल के रूप को फॉर्मेशन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ रहता है, और एजेंडा जो होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा नहीं रहेगा। नहीं, इसमें से काफी कुछ फॉलो हुए हैं पिंकी, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, काफी कुछ फॉलो हुआ है। इससे पॉवर्टी जो होगी वो लगभग हम लोग पहले जो पॉवर्टी थी उसको हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक ना। डिजीज जो होंगे उसके लिए, अब डिजीज तो कम नहीं कर पाए लेकिन हॉस्पिटलिटी बढ़ चुकी है, ठीक ना। लेकिन यही है कि जिस स्पेस पे होना चाहिए था जिस स्पेस पे होना चाहिए था उस स्पेस पे नहीं हुआ, क्योंकि लगभग 21st सेंचुरी 21 साल बीत चुके हैं, 1992 से लगभग 29 ईयर्स बीत चुके हैं, और इस टाइम पे अगर सही में हमारे पास एक्चुअल लीडर्स होते हैं ना तो ये टोटल जो होगा हम लोग फॉर्मुलेट कर चुके हैं। हाँ इंडिया भी था फराज, ठीक है, ठीक, इसको नोट डाउन कर लेना, आप लोग को नोट कर चुके हैं आप लोग,
देखो करप्शन और ग्रीड ये दो चीज ऐसे है ना जिसके कारण कोई भी पर्सन जो होगा वो सक्सेस नहीं कर पाता है। करप्शन एंड ग्रीड ये दो चीज होंगे हम लोग को डिस्टर्ब करने के लिए काफी अधिक। तो यहाँ पे भी वही चीजें हैं, ग्रीड एंड करप्शन इस एजेंडा 21 कभी भी फॉलो होते हुए नहीं देख रहे हैं। अगर आज रूल लगा दिया कि हाँ रिवर वाटर को आपको पॉल्यूट नहीं करना है, तो कई सारे फैक्ट्रीज होंगे, फैक्ट्रीज ओनर जो होंगे वो रिवोल्ट कर देंगे। ठीक है, रिवोल्ट क्या करेंगे, वो सिविक से क्वेश्चन था, हाँ बोलिए। तो उसका आंसर क्या होगा, लोगों को थकना पड़ेगा, हारना पड़ेगा। और गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि हाँ जहाँ से मुझे पैसे आ रहे हैं, पैसे क्या आ रहे हैं, जिन सिंपली डोनेशन वो लोग बोलते हैं, चंदा आता है, वो लोग जो होगा मेरे खिलाफ चले जाएं। ठीक है, तब आगे आए हम लोग समझते हैं जरा रिसोर्स प्लानिंग किया जाए। रिसोर्स प्लानिंग का नीड तो हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो रिसोर्स प्लानिंग में हमको क्या क्या करना है उसको डिस्कस किया जाए। तब सुमित अपने क्वेश्चन डालिएगा, आंसर हम आपको बाद में करेंगे। ठीक, अब देखो कुछ कुछ वर्ड्स एकदम सिंपल सिंपल से हैं, रीडिंग डाल के आप समझ सकते हो कि प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्सेज। यानी कि रिसोर्सेज को अगर हमको कंज्यूम करना है, उससे बचाना है, उसको यूटिलाइज करना है, तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। भाई जाहिर सी बात है, गेम भी खेलना होता है तो आपको प्लान करने की जरूरत पड़ती है। ठीक, समझ में आ रही बात ना। अब इंडिया जो होगा, इंडिया कंट्री, इंडिया को तो हम लोग सब कंटिनेंट बोलते हैं भाई, कंट्री नहीं है, कॉन्टिनेंट है एक तरह का, क्योंकि डाइवर्सिटी यहाँ पे काफी अधिक है। और डाइवर्सिटी अधिक होने के बाद ही लास्ट में पूछेगा रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में, एकदम क्लास में याद करके पूछ लेना। ठीक है, तो इंडिया इज अ कंट्री जो जहां पे बहुत अधिक एनॉर्मस अमाउंट में प्रेजेंट है क्या, रिसोर्सेज प्रेजेंट है। लेकिन ये रिसोर्सेज कहीं किसी एरिया में अधिक है, किसी एरिया में कम है। जैसे कि बिहार की बात करें तो जब बिहार झारखंड जब एक साथ था ना, तो हमारे पास काफी अधिक अमाउंट में रिसोर्सेज हुआ करते थे। माइंस हमारे पास काफी अधिक थे, कोल के माइंस होते थे, हम जो होगा वो आयरन माइंस हमारे पास होते। लेकिन जब अलग हो चुका है तो माइंस लगभग चले गई झारखंड के अंदर, तो वहां पे सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज अधिक हो चुके हैं, तो उसके पास अधिक है, हमारे पास रिसोर्सेज जो होंगे वो नहीं है। ठीक ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसके पास रिसोर्सेज है उसके पास सब कुछ है। किसी के पास कुछ रिसोर्सेज बहुत अधिक अमाउंट में, दूसरा रिसोर्स के पास है ही नहीं। जैसे कि राजस्थान में चले जाओ तो मीका खूब अधिक है, लेकिन वाटर गायब है, पानी गायब है। ठीक ना, तो क्या होता है, कंट्री का अगर थोड़ा डेवलपमेंट करना होगा तो हमको क्या करना होगा, रिसोर्सेज का एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, हर जगह करना होगा ना। एग्री करते हो आप लोग कि जहां पे जिस की कमी है वहां पे वो चीज हम लोग पहुंचाएं, जहां पे जिस जो सब्सटेंस होगा, रिसोर्स अधिक अमाउंट में है, उसका जो होगा हम डिस्ट्रीब्यूशन बाकी लोग कर दे, ताकि एक टोटल जो होगा डेवलपमेंट हो सके। फिर वही मतलब ऐसा नहीं कि अमीर है तो खूब अमीर है, गरीब है तो खूब गरीब है, वैसा कुछ करना नहीं। ठीक ना, तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट जरा ध्यान दीजिएगा, देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट। कुछ रीजन तो ऐसे हैं जो कि सेल्फ सफिशिएंट है, लगभग हर चीज उसके पास अवेलेबल है उनका नीड का। ठीक है, in terms of availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources। कुछ वैसे रीजन है जहां पे बहुत ही अधिक कमी है वाइटल रिसोर्सेज की। वाइटल रिसोर्सेज जिसके बिना आपका लाइफ नहीं चल सकता है, उसकी बहुत अधिक कमी है। ठीक ना, अब इसके कुछ एग्जाम्पल की बात की जा रही है कि झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में यहाँ पे क्या होगा, खूब अधिक अमाउंट में कोल डिपोजिट है, कोल खूब अधिक है। ठीक है, नोट कुछ भी नहीं करना है, समझना है आप लोग को, बस आगे हम नोट करेंगे। अब अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ क्या है कि वहां पे पानी खूब अधिक है, वाटर वहां पे खूब अधिक है, रिवर्स खूब अधिक उनका वहां वाटर देती हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे जो बिल्डिंग्स है वो टोटली डेवलप नहीं कर पा रही है। ठीक ना, हाँ हिमालय का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। राजस्थान में जो होगा, राजस्थान में बहुत अधिक सोलर और वाइंड एनर्जी है, बट वाटर रिसोर्स वहां पे अवेलेबल नहीं है। राजस्थान के अंदर सोलर एनर्जी खूब अधिक है, वाइंड एनर्जी खूब अधिक है, लेकिन वहां पे वाटर रिसोर्स प्रेजेंट नहीं है। लद्दाख में अगर आप जा रहे हो, हिमालय रीजन में अगर वहां पे आप जा रहे हो, तो वहां पे कल्चरल हेरिटेज, ये भी एक तरह का रिसोर्स है, कल्चर हमारा खूब अधिक डेवलप किया हुआ है, लेकिन पानी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वाइटल मिनरल्स जो होंगे वो वहां प्रेजेंट नहीं है। ठीक ना, और ऐसे में क्या होगा कि अब हमको पूरा का पूरा कंट्री का डेवलपमेंट करना होगा, तो वी हैव टू गो फॉर रिसोर्स प्लानिंग। यहाँ पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नहीं जाएंगे, हम किस लिए जाएंगे, हम रिसोर्स प्लानिंग के लिए जाएंगे। रिसोर्स को प्लान करेंगे कि किस जगह पे कितने अधिक अमाउंट में हम रिसोर्सेज होगा उसको पहुंचा सकते। समझ में आ रही बात, जहां पे मैसिव अमाउंट में होगा वहां से लाएंगे, जहां पे कम अमाउंट में होगा वहां पे पहुंचाएंगे। क्लियर हुई ये बात? कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, कुछ भी नोट नहीं करना है इसमें कुछ भी नोट नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, तो रिसोर्स प्लानिंग इंडिया के अंदर किया कैसे जाता है, तो कुछ स्टेप किए जाते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको नोट डाउन करना है क्या क्या किया जाता है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा,
ठीक है, कि रिसोर्सेज कहाँ पे हैं, कितने अमाउंट में है। तो उसके लिए जिसने पूछा कि कैसे मालूम चलता है, तो सर्वे किया जाएगा, मैपिंग की जाएगी, मैपिंग समझ रहे हो, एरिया जो होगा वो हम लोग डिसाइड करेंगे। और उसके बाद ये भी चेक करेंगे अगर वहां से रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी है। तो सबसे पहले तो हमारा काम है हम पता करेंगे कहाँ कहाँ रिसोर्सेज हैं और कितने अमाउंट में है, उससे कितना बेनिफिट हो सकता है। समझ में आ रही बात? ध्यान देना कि सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि रिसोर्सेज कहाँ कहाँ है। ठीक, दूसरी बात, दूसरी चीज क्या करेंगे हम लोग। अच्छा, आदित्य सिंह को क्लास में मजा आ रहा है, वाह। दूसरी क्लासेस क्या है, दूसरा काम हमको क्या करना है। तो अब देखो बहुत ही जरूरी चीज है कि अगर आपके पास रिसोर्स हो चुके हैं ना तो तुमको उसको यूज करने भी आना चाहिए। ठीक है, अगर तुम बुद्धिमान हो चुके हो, जाहिर सी बात है अगर तुम बुद्धिमान हो चुके हो तो तुमको अपनी बुद्धि जो होगी, आपका मेंटल एबिलिटी जो होगा उसको यूज करने भी आना चाहिए। अगर तुमको यूज करने नहीं आएगा, तुम्हारी बुद्धि का कोई दूसरा जो होगा मिस यूज कर सकता है। ठीक, तो ये चीज बिल्कुल ध्यान देना, ठीक ना। तो करना क्या कि अगर हमारे पास रिसोर्स है then we have to develop the technology that we can utilize that resources। हमें टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है ताकि हम उस रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए हम स्किल लाएंगे, भाई कैसे कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे, डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे, ये दो चीज करेंगे हम। ठीक, पहला क्या करेंगे, पहले हम मैपिंग करेंगे, दूसरा जो होगा हम उसको यूटिलाइज कैसे करना है उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, उसके अंदर जो जो चीज आ रहा है वो करेंगे। समझ में आया? दो टर्म, पहले तो पता करें क्या है और फिर उसका कैसे यूज करना है। ठीक है, अब तीसरा टर्म, अभी इतना भी यूज मत कर दो कि कंट्री का इकोनॉमिकल प्लान जो होगा वो गड़बड़ हो जाए। तो हम जो भी चीजें बनाएंगे, जो भी प्लानिंग हम करेंगे, उसके बाद हम लोग कंट्री के इकोनॉमिकल गोल के साथ उसको मैचअप करेंगे, क्या वो कंट्री के इकोनॉमिकल गोल को मैचअप करता है कि नहीं करता है। ठीक है, हम रिसोर्स बनाने के लिए क्या होगा, हम खूब अधिक यूरेनियम यूज करना शुरू कर दे, खूब अधिक पॉल्यूशन कर दिए कंट्री का। अब क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट जो होगा कंट्री जो खर्च करने लगा, क्योंकि यूरेनियम से बहुत सारे रेडिएशन होंगे, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, डिजीज हो जाएंगे। तो भाई कंट्री का इकोनॉमिकल गोल, आप पैसे तो खूब बना रहे हो लेकिन फिर क्या होगा कि वो कंट्री जो होगा वो बहुत अधिक इन्वेस्ट करना शुरू कर दी मेडिकल फैसिलिटीज के लिए। तो ये भी काम नहीं करना है, ये 3 टर्म करना है आपको। ठीक, पहला काम सर्वे करो, दूसरा टेक्नोलॉजी डेवलप करो, और तीसरा मैच करो कि क्या ये कंट्री के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट प्लान के साथ मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। अब आप लोग जो होगा अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और जो क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हो। हाँ, एग्जाम में बहुत आता है ये बहुत आता है एग्जाम में। ज्योग्राफी जो तुम लोग का है, ध्यान देना कि ज्योग्राफी में एनसीईआरटी से कहां कहां से टर्म पूछ देगा, तुम उसको क्लियर नहीं कर सकते। इस एग्जाम में नहीं आएगा, इस एग्जाम में नहीं आएगा। इस एग्जाम में सिर्फ आपको नेशनलिज्म इन यूरोप, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वही आने वाला है, संडे को नहीं आने वाला है, संडे वाले एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, और तुम लोग घर पे जब रीड डालना ना एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी के हर एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, सिर्फ एमसीक्यू होंगे। अभी इसमें टाइम है, अभी थोड़ा और पढ़ाएंगे उसके बाद। अभी एक ही चैप्टर तुमने कंप्लीट ही किया है आदित्य, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। उसके अलावा दूसरा चैप्टर पढ़े कहाँ हो कि पूछ रहे हो? एक ही चैप्टर तो आपने पढ़ा है। हो गया, नोट कर चुके सभी इसको। अब आगे एक कहानी बताते हैं आप लोग को, कहानी समझिए। यही जो 2 टर्म था, इसी 2 टर्म के ऊपर, ठीक ना। देखो, हमारे पास रिसोर्सेस अधिक होने का मतलब क्या हुआ, कंट्री खूब अधिक डेवलप कर जाएगा। यस और नो में आंसर कीजिएगा। आप चाहो तो अनम्यूट भी कर सकते हो। अगर हमारे पास रिसोर्सेस खूब अधिक हो गया तो क्या हम लोग कंट्री डेवलप कर जाएगा? नो सर। नहीं, नो सर। रिसोर्स को बेचना चाहें तब, हम बेच करके ही रिसोर्सेज कमा ले तब कंट्री डेवलप करेगा। यस यस सर। लेकिन क्या है कि अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलप ना हो, टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं रहेगी, रिसोर्स खूब अधिक हमारे पास है, हम उसको बेच रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेकिन हमारे पास नहीं है, तो उस कंडीशन में बताओ क्या कंट्री डेवलप करेगा नहीं करेगा? नो सर। देखो, अच्छा, इसका डेवलपमेंट कुछ घट सकता है, डिक्रीज हो सकता है। यस सर। देखो, यही चीज ध्यान देना है आप लोग को, यही टर्म ध्यान रखना है
कि अगर आपके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं होगा ना तो आप रिसोर्सेज आपके लिए डेवलपमेंट नहीं कराएंगे, दे विल हिंडर योर डेवलपमेंट, आपके डेवलपमेंट को घटाना शुरू कर देंगे। कैसे? तो अब समझा जाए। इंडिया भाई कॉलोनी क्यों बना? इंडिया कॉलोनी क्यों बना? बता सकते हो हम क्या पूछ रहे हैं? इंडिया कॉलोनी क्यों बना? Sir, due to the lack of technology and education. ठीक है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। कॉलोनी का मतलब क्या? इसके ऊपर राज करने आ गए ब्रिटेन वाले। क्यों आए भाई? क्योंकि इंडिया के पास एनॉर्मस अमाउंट में रिसोर्सेज था, हमारे पास रिसोर्सेज काफी दिखते हैं, ठीक है, और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी नहीं था, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, तो ऐसे कंडीशंस में हुआ क्या कि हम अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए, ठीक। और फिर जो कंट्री टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी वो रिसोर्सेज के ढूंढ में, उसकी खोज में जो होगा हमारी कंट्री के अंदर आ गई और हमारी कंट्री के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना शुरू कर दी, ठीक है। समझ में आ रही बात? बाल्कन वाला कहानी पढ़े थे ना लास्ट में हम लोग, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो पढ़े थे, लास्ट में बाल्कन पढ़े थे। बाल्कन एरिया में रिसोर्सेज काफी अधिक और रिसोर्सेज उनको यूज करने नहीं आ रहा था, ठीक ना, टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं थी। तो रिजल्ट क्या हुआ था? क्या हुआ था रिजल्ट बताएंगे? अरे क्या हो गया? बाल्कन का रिजल्ट क्या रहा था? एक बार और बताइए तो सर। बाल्कन का रिजल्ट क्या हुआ था? व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट इन बाल्कन एरिया? गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग का। सब्जेक्टिव टेस्ट होना चाहिए, वो भी सामने बैठा कर, पढ़ाई नहीं हो रही इसकी मतलब। वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था वो बिगिन हो गया था सर, वर्ल्ड वार हो गया था। हाँ, फर्स्ट वार बिगिन कर गया था, हुआ था ना। क्यों? क्योंकि एक डेवलप्ड कंट्री दूसरे अनडेवलप्ड कंट्री पे, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री के ऊपर अपना जो होगा अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। यही चीज होता है, अगर आपके पास एनॉर्मस अमाउंट में रिसोर्सेज हैं और आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो तुम डेवलप तो नहीं करोगे, तुम बर्बाद होना शुरू हो जाओगे, गायब होना शुरू हो जाओगे, तुम्हारा डेवलपमेंट जो होगा वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा। समझ में आई बात? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो हम लोग कल अब इसके आगे डिस्कस करेंगे, मतलब कल नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे कि रिसोर्सेज कैसे आपके डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अगर रिसोर्सेज आपके पास हैं तो ये 3 पॉइंट जो होंगे, जो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया रखा गया है, इसको करना होगा। टेस्ट आपको टाइम बता दिया जाएगा, अबाउट 1 PM से होगा संडे को, ठीक है। चलिए अब आते हैं सुमित के क्वेश्चन के बारे में। सुमित का एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी। कोई बताएगा रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी के बीच में डिफरेंस? कोई बताएगा? नहीं। चलिए देखा जाए, अभी इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन ऑफ आवर कंट्री कौन है? किसको बोलते हैं, किस पोस्ट को बोलते हैं? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की प्राइम मिनिस्टर। चलो प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, पीएम। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को बोलते हैं, प्रेसिडेंट को किसको बोलते हैं? प्रेसिडेंट को। कंट्री का किंग जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, इसीलिए देखना प्रेसिडेंट जो होगा अपने पावर का यूटिलाइज नहीं करता। तुम जो होगा पीएम के बारे में अनाप शनाप बोल सकते हो, लेकिन प्रेसिडेंट के बारे में नहीं बोल सकते। अगर तुम आज बोलना शुरू कर दो ना रामनाथ कोविंद के बारे में, तो तुम्हारे ऊपर जो होगा देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाएगा और तुमको डाल दिया जाएगा। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी को जो मन करे वो बोल सकते हो ना? यस और नो? हाँ, लेकिन किसको नहीं बोल सकते? प्रेसिडेंट को नहीं बोल सकते। बिहार में लोग ज्यादा बोलता है। हाँ ठीक, लेकिन अगर प्रेसिडेंट को कोई बोल के दिखाए किसी न्यूज चैनल पे तुम नहीं देखोगे, क्योंकि वो कंट्री का किंग है। हमारे प्रेसिडेंट इलेक्टेड हैं कि नॉन इलेक्टेड है? नॉन इलेक्टेड। वाह, नॉन इलेक्टेड किसने कहा? किसने कहा है? देखिए जरा। इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। इलेक्टेड है, इलेक्टेड हम लोग इनडायरेक्टली इलेक्टेड है ना? इलेक्टेड है। अब देखो, अगर क्या होता है कि हमारा काम तो सब पीएम को करना है, पीएम यूटिलाइज द होल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का सारा पावर पीएम यूटिलाइज करता है। प्रेसिडेंट जो होगा वो नॉमिनल हेड होता है कंट्री का। लेकिन वो प्रेसिडेंट अगर ऐसा हो जाए कि हाँ कोविंद के बाद कोविंद के बेटे और कोविंद के पहले कोविंद के बाबूजी या उनके भाई, ऐसा अगर होता है तो हम लोग पीएम का इलेक्शन करते कि नहीं करते? पीएम तो करते हैं, ठीक है। तो अगर पीएम का इलेक्शन हम कर रहे हैं लेकिन हमारा प्रेसिडेंट इलेक्टेड नहीं था, तो वी आर डेमोक्रेटिक। हमारा कंट्री जो था वो डेमोक्रेटिक था, इसलिए हमारा सब कुछ वही लेता, पीएम ही लेता, लेकिन हमारा कंट्री अभी डेमोक्रेटिक कहलाता है। क्लियर हुई बात? लेकिन जब प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड होना शुरू हो जाए
किसी डायनेस्टी का अधिकार ना हो रहा है प्रेसिडेंट के पोस्ट के ऊपर, तो वो जो कंट्री होगा वो रिपब्लिक कहलाएगा, गणतंत्र, ठीक ना। तो आवर कंट्री इंडिया इट इज कॉल्ड रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, वी आर रिपब्लिक एंड एज वेल एज वी आर डेमोक्रेटिक, दोनों चीज है। लेकिन ब्रिटेन की बात करो तो ब्रिटेन में प्रेसिडेंट होते हैं ना, एक कास्ट फैमिली होती है भाई, क्वीन होती है वहां पे, एलिजाबेथ अभी भी है, होती है ना, ठीक है। चाइना तो डेमोक्रेटिक ही नहीं है, हटा दो उसको, चाइना तो डेमोक्रेटिक कंट्री ही नहीं है, लेकिन वहां पे पीएम का इलेक्शन होता है ब्रिटेन के अंदर, पीएम चुने जाते हैं, तो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाएगा, दैट इज नॉट अ रिपब्लिक। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? यस सर। तो क्लास इन करते हैं हम लोग।